हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में हम कुछ दिनों से रिसर्च के टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। अलग अलग टॉपिक आए हैं और अलग अलग टॉपिक पर हमने बहुत ही अच्छी तरह से उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की है। और आज एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च, कि कोई भी शोध, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, उस शोध की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और आज हम उन्हीं 10 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। मैं 10 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे तो रिसर्च की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन यहां पर मुख्य 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही हम केवल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए अपने इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में जो पहली जो विशेषता है वो है जनरेट्स न्यू नॉलेज। आप रिसर्च करते हैं, किस लिए करते हैं? आपका पर्पस केवल एक ही होता है कि आप कोई प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमें उस इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है, उस इंफॉर्मेशन को गेन करना है कि जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। बस यही है इसका पहला ऑब्जेक्टिव या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरेट्स न्यू नॉलेज, कि हम नए नॉलेज को जनरेट करते हैं, नए नॉलेज को बनाते हैं। और नया नॉलेज कब आता है? नया नॉलेज आता है जब हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च का जो आउटपुट है वो नया नॉलेज होता है। वो नया नॉलेज पहले की बातों को, पहले के रिसर्चर्स को प्रूव करता है, उनको सपोर्ट करता है या उनको क्रिटिसाइज करता है, या वो नया नॉलेज ये भी डायरेक्शन दे सकता है कि नहीं, अभी और सुधार की जरूरत है इस फील्ड में रिसर्च के लिए। इसलिए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च जनरेट्स न्यू नॉलेज। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड, फ्री फ्रॉम इमोशंस। कि ये जो कोई भी रिसर्च है वो रिसर्च सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक क्यों? क्योंकि बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हम रिसर्च करते हैं। हम अनायास ही किसी पहलू पर जांच पड़ताल नहीं करते हैं। पूरी वेल प्लानिंग के साथ, वेल प्लान्ड तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं नए नॉलेज को अगर गेन कर रहे हैं, नए नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कोई ना कोई एक मेथड है जो बड़ा सिस्टमेटिक है और उस सिस्टमेटिक पाथ पर हमें चलना है। ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड, फ्री फ्रॉम इमोशंस। ऑब्जेक्टिव, रिसर्च में 2 शब्द बड़े यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? मेरे अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी ओपिनियन है, किसी दूसरे की अपनी ओपिनियन है, चौथे की अपनी ओपिनियन है, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने तरीके हैं किसी काम को करने के। लेकिन रिसर्च में क्या है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव प्रोसेस का मतलब कोई बायस नहीं है, अनबायस्ड है, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं है, न ही प्रयोगकर्ता की तरफ से और न ही उस सामने वाले व्यक्ति की तरफ से जो उस रिसर्च का पार्ट बन रहा है। बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जहां पर बायसनेस हुई, इसका मतलब यह है कि आप रिसर्च की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख नहीं पा रहे। आपका अनबायस्ड और दूसरा फ्री फ्रॉम इमोशंस। आप क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इमोशनल ना हो, आप भावावेश में आकर किसी रिजल्ट को मैनिपुलेट ना करें, बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर, हम कहते हैं ना रियलिस्टिक परसेप्शन, जो जैसा है वैसा ही उसका परसेप्शन करें, जैसी परिस्थिति है वैसे ही उसको देखें। क्योंकि जब हम इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं किसी भी परिस्थिति में, तब हम उसे वैसा नहीं देख पाते जैसी वो होती है, हम उसे वैसा नहीं समझ पाते जैसी उसे हमें समझना चाहिए। हम अपनी तरह से समझते हैं, हम अपनी तरह से देखते हैं। इसलिए रिसर्च जो होती है वो
बिल्कुल और बिल्कुल फ्री फ्रॉम इमोशंस, अपने संवेगों से दूर, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ना ही हमारे पॉजिटिव इमोशंस हों और ना ही हमारे नेगेटिव इमोशंस उस रिसर्च की प्रोसेस को प्रभावित करें। रिसर्च इज पर्पसफुल, ये बड़ी समझने वाली बात है। समझने वाली बात इसलिए है कि क्या आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, आप बिना उद्देश्य के रिसर्च करेंगे क्या? आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई आपका पर्पस नहीं है, नहीं मुझे रिसर्च करना है, नहीं, आपका पहला ऑब्जेक्टिव, पहला पर्पस है हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो एक आपका उद्देश्य है। क्योंकि आप उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम हर कदम एक पर्पसफुल बढ़ाएंगे। हमारा जो भी सिस्टमेटिक जो प्रोसेस है वो हम बहुत ही देखकर कि हमारे इस प्रोसेस से, हमारे इस स्टेप से क्या उस पर्पस, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी या नहीं होगी, वो पर्पस पूरा होगा या नहीं होगा। इसलिए रिसर्च पर्पसफुल है। बिना उद्देश्य के कोई रिसर्च नहीं की जाती। क्या बिना पर्पस के कोवैक्सीन बनाई गई है? क्या बिना पर्पस के कोविशील्ड बनाई गई है? क्या बिना पर्पस के कोई भी चीज, ये अगर माइक लगा है तो क्या बिना पर्पस के बनाया गया है? आप किसी भी चीज को अपने चारों ओर देख लें, अपने चारों ओर आप देखेंगे तो हर चीज रिसर्च का आउटपुट है। एक रिसर्च उसके ऊपर की गई है और उस रिसर्च के बाद उस वो जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया है। मैंने आज ये टी शर्ट पहनी है। क्या पहले के लोग, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो लोग कहते थे कि हम जैसे लोग पत्ते पहनते थे, पत्तों को कहीं ना कहीं जोड़ते थे और पत्तों को जोड़कर शरीर अपना ढकते थे। रिसर्च हुई, नहीं, पत्तों में ठंड लग सकती है, पत्ते बहुत अच्छी तरह हमारी सेफ्टी के लिए नहीं हो सकते। ढक तो सकते हैं हम पत्तों से अपने शरीर को, लेकिन क्या जितनी सेफ्टी हमें इन कपड़ों में है, जितनी सुंदरता हमें इन कपड़ों में दिखाई दे रही है, क्या अगर मैं पूरे शरीर को पत्तों से ढक लूं तो क्या मैं ठीक दिखूंगा? तो फिर रिसर्च की गई कि नहीं, हमें कपड़ों की जरूरत है। कपड़े आए, फिर नए 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 तरीके के कपड़े आते गए, मतलब एक रिसर्च होती गई। अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है, एक मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर मोबाइल ना होता तो क्या, अगर मोबाइल ना होता तो क्या ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, हम जो भी चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हो पाता? मतलब है कि एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य के लिए मोबाइल बनाया गया, और फिर मोबाइल बनाया गया, वो एक इन्वेंशन है, लेकिन आज हम स्मार्टफोन तक पहुंच गए और हर दिन एक नया अपडेट आता है। और जो नया अपडेट आता है वो इन्वेंशन नहीं है, वो एक रिसर्च का परिणाम है, एक पर्पस है, एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम नए वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम नए नए एडिशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम नई चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है रिसर्च इज पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन। विदाउट पर्पस रिसर्च नहीं होगा। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है प्रतिकृति बनाना। थोड़ा सा कठिन है शब्द, अगर हिंदी में बात करें, जो प्रतिकृति है वो थोड़ा कठिन शब्द मालूम होता है, लेकिन रेप्लिकेशन को हम अगर समझें तो रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि जिस मेथोडोलॉजी को यूज करके कोई रिसर्च की गई है, अगर हमें उसकी सत्यता की जांच करनी है तब क्या करें, वही मेथोडोलॉजी फिर से यूज करके हम एक रिसर्च कर सकते हैं। अगर वही मेथोडोलॉजी यूज नहीं की जा सकती तो फिर तो पीछे के रिसर्च जो भी हुए हैं वो हो ही नहीं सकते थे। अगर उनकी रेप्लिकेशन नहीं हो सकती है, उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनको जांचने में हमें बड़ी मुश्किल होगी, वो सही हैं कि वो गलत हैं। इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लिया कोई एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च के परिणाम ऐसे आए हैं जो कंट्राडिक्टरी हैं, उनमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। आप ये कहें कि वो रिजल्ट गलत आया है, आप ये कहें कि ये रिसर्च ठीक से नहीं हुआ है, तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप रेप्लिकेशन करें।
रेप्लिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या है कि आप उसी मेथोडोलॉजी को, जिस मेथोडोलॉजी से वो रिसर्च की गई है, आप उसी मेथोडोलॉजी को फिर से सेम रिपीटेशन करें, उसी को फिर से करें और एक अपना एक रिजल्ट लाएं। फिर चेक करें कि यस, वो मेथोडोलॉजी उन्होंने यूज की थी और वही मेथोडोलॉजी मैंने यूज की है। क्या हम दोनों का एक ही उत्तर आया है, हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? तब हम पिछले जो भी रिसर्चर्स हैं उनके आउटपुट्स, उनके निष्कर्षों को हम जांच पाएंगे। इसे कहते हैं रेप्लिकेशन, मतलब कि हम फिर से वही मेथोडोलॉजी यूज करके उसको पुनः कर सकें। नेक्स्ट है रिक्वायर्स वैलिड एंड रिलायबल टूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि अगर हम बहुत ही एक जनरल वे में बात करें कि रिसर्च में एक चीज होती है और वो होती है गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, या हम इसे कहें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप फिजिक्स का रिसर्च करें, आप केमिस्ट्री का रिसर्च करें, आप योग का रिसर्च करें, या आप साइकोलॉजी पर रिसर्च करें, आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करें, क्या आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते हैं? अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए तो आप क्वालिटेटिव फॉर्म में, आप थ्योरेटिकल फॉर्म में आप बुक्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की जाए तब आप क्या करते हैं? तब आप कोई ना कोई मशीन आप यूज करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे और उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, उस मशीन को यूज करके आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। साइकोलॉजी की रिसर्च करेंगे तो साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट से या साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर से, साइकोलॉजिकल इन्वेंटरीज से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। क्या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए बिना आप उसकी एनालिसिस कर पाएंगे? आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए बिना क्या आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे? तो मैं तो यह समझता हूं कि आप भी यही कहेंगे कि नहीं, इंफॉर्मेशन को तो कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किससे की जाए, यह बड़ा प्रश्न है। रिसर्चर एक बहुत बड़ी गलती करता है कि जब भी वो रिसर्च करता है, उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है तो वो किसी भी टूल से, किसी भी उपकरण से जो वैलिड हैं या वैलिड नहीं है, वो रिलायबल हैं या रिलायबल नहीं है, उसको ये देखने का टाइम नहीं मिलता। बहुत जल्दीबाजी में वो रिसर्च करता है और वो बहुत बड़ी गलती करता है कि वो ऐसे टूल्स को, ऐसे बुक्स को या ऐसी मशीन को लेता है जो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, जो वैलिड नहीं है, जो रिलायबल नहीं है। और यदि उनसे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो क्या आप एक एक्यूरेट रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे? आपकी मशीन ही खराब है और आप उस खराब मशीन से आप रिसर्च करने की बात सोच रहे हैं, आप उस खराब मशीन से सही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की बात सोच रहे हैं, कैसे होगा? तो इसलिए जरूरी है कि रिसर्च रिक्वायर्स वैलिड एंड रिलायबल टूल्स। वैलिड एंड रिलायबल टूल्स होने चाहिए। हम अगर थ्योरेटिकल रिसर्च की बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि थ्योरेटिकल रिसर्च में कौन से टूल यूज करेंगे? थ्योरेटिकल रिसर्च में उसको टूल्स नहीं कहते, उसको बुक्स कहते हैं, उसको जर्नल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी उपकरण से तो आप थ्योरेटिकल रिसर्च नहीं कर रहे हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च करने के लिए आप बुक्स को रेफर कर रहे हैं। अब वहां पर भी वो बुक वैलिड और रिलायबल होनी चाहिए। इसका मतलब यह कि ऑथेंटिक पब्लिकेशन को पढ़ें, ऑथेंटिक पब्लिकेशन से ही अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। मैं योग की बात करता हूं और मैं योग में भी पतंजलि योग दर्शन की बात करता हूं कि मुझे पतंजलि योग दर्शन पर कोई रिसर्च करनी है थ्योरेटिकल, जिसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कह सकते हैं। और अब इस थ्योरेटिकल रिसर्च में मैं चौखंबा प्रकाशन को पढ़ूं, मैं मोरारजी देसाई प्रकाशन को पढ़ूं, मैं देव संस्कृति यूनिवर्सिटी के प्रकाशन को पढ़ूं, मैं गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन को पढ़ूं, मैं सस्ता साहित्य गुजरात के प्रकाशन को पढ़ूं, मैं लाइफ मिशन के प्रकाशन को पढ़ूं, मैं एस व्यासा के प्रकाशन को पढ़ूं। ये सारे के सारे जो पब्लिकेशन है वो ऑथेंटिक हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें और वही ऑथेंटिक सोर्सेज ही वैलिड और रिलायबल टूल हैं किसी भी थ्योरेटिकल रिसर्च के लिए। और
क्वांटिटेटिव या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए जो मशीन है वो वैलिड और रिलायबल हो, वो ओके टेस्टेड। आपने एक सुना होगा, एक जब भी कोई मशीन लाई जाती है उसके ऊपर एक मार्का लगा होता है, एक स्टैंप लगा होता है, ओके टेस्टेड। ओके टेस्टेड मतलब यस, इसको टेस्ट किया गया है। बिल्कुल वैसे ही वो टेस्ट वैलिड है, वो टेस्ट रिलायबल है, इसकी जांच सबसे पहले करनी चाहिए अपने रिसर्च में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के पहले। यदि आप गलती कर देंगे इस बात में तो फिर आप किसी भी चीज, किसी भी पॉइंट की बात कर लें, कोई पॉइंट पर आप जा ही नहीं पाएंगे। पहला स्टेप ही आपने गलत ले लिया और फिर आप कहते हैं कि नहीं, मैं ऊपर की 100 सीढ़ी चढ़ना चाहता हूं। अरे पहली सीढ़ी जो है वो सही है कि नहीं है? आप जाना चाहते हैं पूर्व दिशा में और आप पश्चिम दिशा वाला रास्ता अपना रहे हैं, या आप ऐसा रास्ता अपना रहे हैं जो ऊबड़ खाबड़ है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। नहीं, आपको वैलिड और रिलायबल उपकरण, वैलिड रिलायबल सोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस, रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस। ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस का मतलब, रिसर्च जब भी होता है तर्क, तथ्य, प्रमाण पर आधारित। रिसर्च, कोई भी रिसर्च हो, हम एक कॉमन बात कर रहे हैं, हम किसी साइकोलॉजी या ह्यूमैनिटीज या साइंस या कोई और बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉमन बात कर रहे हैं कि किसी भी फील्ड का रिसर्च हो, तर्क, तथ्य, प्रमाण, बिल्कुल लॉजिकल, बिना प्रमाण के बात नहीं होती है, बिना तर्क के बात नहीं होती है। और वो भी ऐसे तर्क, तथ्य, प्रमाण जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑब्जर्व का मतलब देखा नहीं जाने वाला है, ऑब्जर्व मतलब यू कैन चेक इट, आप चेक कर सकते हैं, आप उसको जांच सकते हैं। वो कहीं ना कहीं वो तर्क, तथ्य, प्रमाण अवेलेबल हैं बुक्स में, वो तर्क, तथ्य, प्रमाण अवेलेबल हैं जर्नल्स में। और दूसरा, उसको इंपेरिकली, एक्सपेरिमेंटली आप उसको प्रूव कर सकते हैं। ये होता है रिसर्च में। हम रिसर्च में कुछ भी कर लें, नहीं, बिना तर्क, तथ्य, प्रमाण के बात नहीं बनेगी। बिना ऐसे तथ्य जो ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस हों, हम उनको प्रूव कर सकते हैं, वी कैन टेस्ट इट। इसलिए कहा जाता है कि रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन इज एम्फेसिस ऑन जनरलाइजेशन। प्रश्न आता है, क्यों रिसर्च कर रहे हैं? क्या ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का? तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये जो कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम आपने चलिए सॉल्व कर ली, तो क्या आपकी ही प्रॉब्लम जो आपने फेस की वही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या वही प्रॉब्लम अगर औरों को भी हो तो वो भी प्रॉब्लम उस आउटपुट से, उस निष्कर्ष से, उस रिजल्ट से सॉल्व हो सकती है? आप क्या चाहेंगे? आप ये तो कहेंगे ना कि अगर मैंने डायबिटीज के ऊपर रिसर्च किया और डायबिटीज के ऊपर मैंने योग के प्रोटोकॉल को अप्लाई किया और उस योग के प्रोटोकॉल से डायबिटीज ठीक हो गई, आपके सैंपल की ठीक हुई, आप केवल यही चाहते हैं, या इस योग प्रोटोकॉल से जो भी डायबिटीज ठीक हुई उसका जो आउटपुट आया उसको जनरलाइज करें? मतलब कि जो भी डायबिटीज का पेशेंट है, यदि वो उस प्रोटोकॉल को यूज करे तो उसकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। यही है जनरलाइजेशन। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी रिसर्च की जाती है कि नहीं केवल इसी सैंपल के लिए है, नहीं कुछ लोगों के लिए है, नहीं कोई केवल और केवल कुछ परिस्थिति के लिए। नहीं, उससे जो आउटपुट निकल के आएगा वो सबके लिए होगा, उसकी जैसी प्रॉब्लम्स के लिए होगा। सबकी का मतलब ये नहीं कि कोई एक डायबिटीज ठीक हो गई तो उससे मलेरिया भी ठीक हो जाएगा, उससे टाइफाइड भी ठीक हो जाएगा, उससे बैक पेन भी ठीक हो जाएगा। नहीं, जनरलाइजेशन का मतलब है कि डायबिटीज पर जो रिसर्च की गई है, डायबिटीज के लोगों पर वही प्रोटोकॉल यूज किया जाए, वही योग की प्रैक्टिस करवाई जाए, तो फिर रिजल्ट वही निकलने वाला है जो मेरा निकला है, जो मेरे रिसर्च का आउटपुट आया है। मेरा रिसर्च ये कहता है कि ये योग का प्रोटोकॉल किया गया, डायबिटीज ठीक हो गई। आप भी इसी प्रोटोकॉल को करेंगे, इस प्रोटोकॉल को
अभ्यास करेंगे तो आपकी भी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। दैट इज जनरलाइजेशन। इसलिए कहा जाता है रिसर्च एम्फेसिस ऑन जनरलाइजेशन। रिसर्च कोई भी हो, मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात कर रहा हूं, ये जो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हर फील्ड में काम कर रही है। नेक्स्ट वन इज पेशेंस, एक्सपर्टीज एंड करेज। सब कुछ है, धैर्य नहीं है। धैर्य नहीं है तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि रिसर्च 2 या 4 या 5 दिन की प्रोसेस नहीं है, लंबे चलना पड़ता है, लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके फेवर में होती है, कुछ ऐसी होती है जो आपके फेवर में नहीं होती है। बड़े ही पेशेंस से काम लेना होता है। वो धैर्य है, रिसर्च करिए। धैर्य नहीं है, मत करिए रिसर्च। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास पेशेंस है या नहीं है। दूसरी चीज एक्सपर्टीज। अब आप कहेंगे कि साहब मैं तो रिसर्च कर रहा हूं तो मैं कैसे एक्सपर्टीज हासिल कर लूंगा, या अगर मेरे में एक्सपर्टीज है ही तो मैं रिसर्च ही क्यों कर रहा हूं? नहीं, यहां पर एक्सपर्टीज का मतलब है कि आप एक्सपर्ट नहीं है, मान लेते हैं, क्योंकि आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट के अंडर में आप रिसर्च करें, लेकिन वो एक्सपर्ट भी उस टॉपिक का, उस रिलेटेड जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर, उसका एक्सपर्ट है या नहीं है, उसको उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में एक्सपर्टीज है या नहीं है। मैं साइकोलॉजी का टीचर हूं, मुझे आप कहें कि विवेक ऐसा करते हैं, आप मेडिकल साइंस में रिसर्च करवाइए, क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट हूं? मैं मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे या फिर मना करना पड़ेगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं रिसर्च करवाता हूं तो मुझे को सुपरवाइजर रखना पड़ेगा जो मेडिकल साइंस का हो। मेरी एक्सपर्टीज किसी अलग सब्जेक्ट की है और मैं रिसर्च कोई अलग सब्जेक्ट का कर रहा हूं। मेरी एक्सपर्टीज अलग है लेकिन मैं रिसर्च कोई अलग ही सब्जेक्ट का करवा रहा हूं। मैं साइकोलॉजी का हूं और मैं कहूंगा कि मैं फिजिक्स में रिसर्च करवाऊंगा, कैसे पॉसिबल बनेगा? तो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती है कि एक्सपर्टीज, जिस एरिया में आपकी एक्सपर्टीज हो उसी एरिया में रिसर्च होनी चाहिए। नेक्स्ट इज करेज। देखिए साहब, करेज की जरूरत बड़ी पड़ती है, और वो इसलिए पड़ती है कि ये नहीं है कि आप बहुत लंबे समय के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, नहीं, कभी कभी ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कभी कभी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करने की बात करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। सोसाइटी डराएगी, धमकाएगी, सोसाइटी कहेगी तुम गलत हो, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपके रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं करेगी। करेज की जरूरत है। आप ये कहते हैं कि पहले से बहुत सारे एक फील्ड में रिसर्च हुए हैं और उन रिसर्चेस को आपने कोई एक नया रिसर्च किया और वो ये कहता है कि नहीं, वो जो रिसर्चेस पहले हुई हैं वो गलत थी, मेरी रिसर्च सही है। इसको कहने की हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए जरूरत है करेज। करेज के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप नया नॉलेज जनरेट कर रहे हैं और कभी कभी नया नॉलेज ऐसा होता है जो एस्टेब्लिश्ड जो नॉलेज है उससे कुछ अलग होता है। इसलिए जरूरत है करेज की। नेक्स्ट वन इज सर्च फॉर ट्रुथ। बल्कि ये जो पॉइंट है ये पहले आना चाहिए था, हमारा अभी बाद में आया है, चलेगा। सर्च फॉर ट्रुथ का मतलब है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज अ इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्रुथ। सत्य की खोज करना है। यहां पर सत्य का मतलब आत्मा और परमात्मा वाली बात नहीं है। सत्य का मतलब है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के ऊपर, जिस टॉपिक पे ऊपर काम कर रहे हैं, उसका सत्य। जो सत्य की डेफिनेशन है वो वेरी करती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वेरी करती है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, वेरी करती है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स का सत्य अलग है, केमिस्ट्री का सत्य अलग है, योग का सत्य अलग है, और योग में भी अगर आंखों पे काम किया जाए उसका सत्य अलग है,
तो लेडीज के ऊपर काम किया जाए, उनकी प्रॉब्लम पर उनका सत्य अलग है। आपको क्या करना है? सत्य की खोज करनी है। डिपेंड करेगा कि आपका सत्य कौन सा है, और वो सत्य जो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, उस सत्य की बात हो रही है। इसलिए सर्च फॉर ट्रुथ। नेक्स्ट वन इज रिक्वायर्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये पॉइंट क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती हैं या जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसका है। ये पॉइंट थ्योरेटिकल या क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरली नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर नंबर्स में तो बात नहीं होती है, वहां पर डिजिट में बात नहीं होती है, वहां पर वर्बल डिस्क्रिप्शन होता है जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। और जब क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो नंबर्स की फॉर्म में बात होती है। अगर हम इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करते हैं तो नंबर्स की फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। आपने सुना होगा कि हम परसेंटेज निकालते हैं, हम मीन निकालते हैं, हम मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, और अगर बहुत ही एडवांस अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो टी टेस्ट निकालते हैं, हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, हम एनोवा कैलकुलेट करते हैं। ये सारी स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका टॉपिक क्या है, आपकी प्रॉब्लम कैसी है, और उससे जो डेटा कलेक्ट हुआ है उस डेटा के ऊपर कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज की जा सकती है। पहले नहीं बताया जा सकता कि आप एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपके नहीं यही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज होगी। नहीं, आप जब डेटा को कलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस स्टैटिस्टिक्स को यूज करें, अप्लाई करें कि आप अच्छी तरह से अपने रिजल्ट को निकाल सकें। इसलिए हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब ये अगर समअप किया जाए इस पूरे के पूरे टॉपिक को, तो देखिए रिसर्च की और भी कई विशेषताएं हो सकती हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट्स इसमें ना आए, लेकिन फिर भी एक कॉमन अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो नए नॉलेज को जनरेट करना ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होती है, अनबायस्ड होती है, इमोशन से फ्री होती है, हमें रिलायबल टूल्स चाहिए होते हैं डेटा को कलेक्शन के लिए, जनरलाइजेशन पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं रिसर्च पे, पेशेंस, एक्सपर्टीज, करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर हम ट्रुथ को खोजने की कोशिश करते हैं, सत्य को खोजने की कोशिश करते हैं, किसके द्वारा? रिसर्च के द्वारा। और फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी यूज करते हैं। ये सारी के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च की। बहुत लंबा टॉपिक हो गया, बहुत लंबा आपका समय ले लिया, लेकिन इतना डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।